Namaskar, good morning, and welcome back to my YouTube channel. I'm back from the jaws of danger. फ्रेंड्स, मैन ईटर टाइगर्स का नाम तो आपने बहुत सुना होगा। बड़े मैन ईटर्स की स्टोरीज भी हुई। जब वो मैन ईटर थे तो जंगलों में वो खतरा हमेशा बने रहते हैं। आज जिस टाइगर को मैं मेंशन कर रहा हूँ उसकी एक स्टोरी उसके कैप्चर होने से कैप्चर होने के बाद तक का बता रहा हूँ। ये टाइगर कॉर्बेट नेशनल पार्क का 80s के दौर का सबसे नामी टाइगरों में से एक था। इसका नाम था ढीटू। ढीटू को अगर हम अंग्रेजी में बोले तो स्टबन, बहुत ही बड़ा मजेस्टिक टाइगर था। तो मैं अपने चैनल में इसकी पूरी सीरीज दे चुका हूँ जो 4 पार्ट में आई है, पार्ट 1, 2, 3, 4। तो आज जो उसका एक क्वेश्चन आया था मेरे को एक सब्सक्राइबर से, सर ढीटू की कुछ खास बात बताइए। कुछ खास बात में मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें एक महात था इश्तियाक, जिसने ये एंटिसिपेट कर लिया था कि जिस तरह का उसका टेम्परामेंट था, जो ढीटू उसका नाम ऐसे ही नहीं पड़ा था, उसका टेम्परामेंट था कि उसने वो इंसानों से डरना उसने छोड़ दिया था। हाथियों के नज़दीक आ जाता था, जीपों के नज़दीक आ जाता था, और ये एंटिसिपेटेड था कि वो जल्दी मैनेटर भी हो सकता है। इंसान अगर पा जाएगा तो मार देगा। अब ये बात तो सब मेरे, जब आप जाएंगे यूट्यूब में देखिएगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। आज मैं आपको ढीटू के बारे में, क्योंकि मेरे को एक सब्सक्राइबर ने मेंशन किया है और पूछा है कि आप ढीटू की कुछ एक्सेप्शनल चीज़ें बताइए। तो आज मैं उसकी जो एक्सेप्शनल हैबिट थी कि उसके कैप्चर होने का एक सीन, और कैप्चर होने के बाद जब उसको जू में ट्रांसफ़र करा गया, तब तक उस शेर का जो कहर था वो जू अथॉरिटी के ऊपर कैसे पड़ा, और वो एडमिट कर गए कि हमने इससे डेंजरस और इससे रॉबीला और इससे जो उसकी गुर्राहट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि अगल बगल के एरिया में लोग जब सुनते थे तो टहल जाते थे। तो केज कीपर था वो तो छोड़ दीजिए, सैलानी तो खैर छोड़ दीजिए। तो ये रेयर एक टाइगर था जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर, बहुत गुस्सैल, बहुत रौबीला और बेहद खूबसूरत था। उसको देखने कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो डिकाला जोन था उसके अगल बगल लाइन लेके रहती थी 80s में। ढीटू का इतना अच्छा नाम हो गया था क्योंकि एक तो अपने आप को बहुत जल्दी नज़दीक के हाथी के नज़दीक ले आता था, जीपों के नज़दीक ले आता था, तो दिखता ज़रूर था क्योंकि उसने डरना छोड़ दिया, जो एक्चुअली इंसानों के लिए बहुत डेंजरस चीज़ है। आज मैं जो ये बात बता रहा हूँ कि जब उसको मैनेटर डिक्लेयर किया गया तो उसका आखिरी किल था, एक लेबर था बाबू करके, नेपाली लेबर था, जिसको रखा गया था वहीं पर, और फॉरेस्ट अथॉरिटीज़ ने, जिसको ढीटू ने मारा था। तब तक उसको मैनेटर डिक्लेयर कर दिया गया था। फिर यह हुआ था कि एक पिंजड़ा डालेंगे जिसमें भैंस का बच्चा बेट के ट्रैप करने के लिए बेट के रूप में डालेंगे, क्योंकि जब भैंस का बच्चा करेगा तो वो अट्रैक्ट होकर ढीटू जहाँ उस इंसान को मारा था बाबू को, उसी में पिंजड़ा ढक के और भैंस का बच्चा अंदर डाल दिया ट्रैप करने के लिए। और जो स्टाफ था उनको मालूम था कि वो इसी इलाके में टहल रहा है, वो थोड़ी दूर जाके अपने अपनी जीपों में अपने अपने हाथी पे पोजीशन पे बैठ गए, ये देखने के लिए कैमरा लिए हुए कि इसको हम फिल्म भी करेंगे, इतना डेंजरस है ये, तो ये कैसे अप्रोच करता है ये भैंस के बच्चे को मारने के लिए। वो आया, उसने एक चक्कर लगाया उस पिंजड़े के अगल बगल, अंदर नहीं गया। मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं गया कि उसने शायद इनको ये सब करते देख लिया होगा। तो जो कहावत है ना जंगल में कि आप शेर को देखने जाते हैं, शेर आपको हमेशा देखता रहता है, ऐसा मैंने बहुत सी स्टोरीज में बोला है। ऐसा मेरे फादर ने हमेशा बोलते थे कि जब भी आप बिग कैट को पीछा करते हो, बिग कैट बहुत समझदार होता है, वो उसकी निगाह आपका पीछा करती रहती है। एनीवे, दूसरी बार आया, वो फिर पिंजड़े में नहीं गया, तो ये लोग होप छोड़ने ही वाले थे कि यार लग रहा है कि बहुत चालाक है, ये ट्रैप में फंसेगा नहीं। पर तीसरी बार शायद भूखा होगा, वो बस घुसा, और जैसे घुसा जो ट्रैप
उसका डोर था वो बंद हो गया। बंद होने के बाद जो उसने दाड़ गुस्से में लगाना चालू की, तो जो इंचार्ज थे उन्होंने जो है पार्क डायरेक्टर उस समय थे अशोक सिंह, डिप्टी डायरेक्टर, और कई अधिकारी और भी आए थे उसमें। D2 को पकड़ने के लिए कई ऑफिशियल्स आए थे वहां कि कुछ खतरा होगा, तो राइफल सब थी उनके पास। अगर अब वो उसने जो दहाड़ना चालू किया तो स्टाफ ने शुरू में जाने की हिम्मत नहीं की, बट जब अफसरों ने उसकी हिम्मत उन लोग की बंधाई कि नहीं जाओ, हम लोग हैं यहाँ पर, तो जो एक महात था इश्तियाक, जिसकी स्टोरीज मैंने ढाली है कि उसको जंगल की बहुत ज़बरदस्त महारत थी, उसको बोला गया कि तुम पिंजड़े पे चढ़ो। वो क्या कर रहा था, D2 जो ट्रैप डोर नीचे हो गया था उसको पंजे से यूं यूं ऊपर उछाल रहा था, और बहुत ही बड़ा टाइगर था। तो इन लोगों को डर लगा कि कहीं इसने वो ट्रैप डोर उठा के बाहर आ गया तो इतना स्टाफ इस समय सामने है, वो अटैक करके एक दो को तो ख़त्म कर देगा। तो एक को इश्तियाक को बोला कि तुम पिंजड़े के ऊपर चढ़ो और ट्रैपडोर को नीचे दबा के रखो, तब तक हम इसको नीचे से बंधवाते हैं किसी तरह। जैसे ही इश्तियाक पिंजड़े के ऊपर चढ़ा, उसने अपने पंजे से उसको मारना चला, जो कैप होता है उससे, तो ये डर के फिर नीचे कूदा। तो जो डिप्टी डायरेक्टर फील्ड डायरेक्टर थे उनका दिमाग चला, जो जीप आई थी उसके जो सीट होती है उस सीट निकाली लंबी वाली, और उसको जो है केज के ऊपर उन्होंने डलवाया, और फिर बोला कि इश्तियाक को अब तुम चढ़ो। तो जब इश्तियाक वहाँ से तब चढ़ा तो ये पंजा मार तो रहा था, सीट थोड़ी ऊपर उठती थी फिर नीचे आ जाती थी। इतना खौफनाक सीन था, लोग कह रहे हैं, जो मेरे जानने वाले हैं उन्होंने बताया कि डर कैप्टिविटी के अंदर होने के बाद भी उसका खौफ इतना ज़बरदस्त था कि स्टाफ डर रहा था। बहरहाल जब उसको रस्सी से बांध के टाइट कर दिया गया, फिर उसको वहाँ से स्टाफ ने आगे तुरंत ले जाके जहाँ ट्रक थी जहाँ से उसको लोड करना था, तब तक क्या हुआ कि इसको पीछे से सिंह साहब ने वो डार्ट ट्रैंकुलाइज करने वाली हिप पे मार दी। तो उसको मारने के बाद जब उसका असर होने लगा D2 के ऊपर, तो वो धीरे धीरे शांत हुआ। शांत होने के बाद फिर इसको जो है ये तय था कि इसको लखनऊ ज़ू लाना है, और वो धीरे धीरे जब वो बेहोश भी हो रहा था, उसकी जो धाड़ थी ना उससे स्टाफ डर रहा था। जो स्टाफ जंगल में रोज ड्यूटी देता है, जो स्टाफ उसको देखता भी होगा बचपन से, पर उस दिन उसका जो रौद्र रूप था वो उन्होंने देखा कि वो उसको कैद में डालने के बाद भी उसके अंदर क्या दहशत है, उसकी आवाज़ में क्या दहशत है, उसकी आंखों में क्या दहशत है। तो फिर ये हुआ था कि उसको ट्रक में रखने के बाद D2 गुस्से दहाड़, जब तक उसको होश आ गया, जब ट्रक में रखा गया फिर उसने दहाड़ चालू करी। तब जो भी उन्होंने उसका जो है डिसीजन लिया होगा एन सिंह ने, वो लेके वो ट्रक को लखनऊ में शुरू में उसको एक अकेले बाड़े में रखा गया, लखनऊ लाया गया और एक अकेले बाड़े में रखा गया। जब उसको अकेले बाड़े में रखा गया था ना, जो भी उसका सेल था उसको दरवाज़ा बंद रहता था, कीपर भी उसकी दहाड़ से क्या कहते हैं जू के अंदर डरता था। कितने शेर उसने अपने लाइफ में देखे होंगे। उसका ये कहना था कि ये बीस्ट है बिल्कुल, इसकी आवाज़ और शेरों से कहीं ऊपर है, और इसका गुस्सा इसके सर पे चढ़ा रहता है। तो मेरे जो जानने वाले थे अकील साहब, वो देखने जू में गए। उस समय तो कॉर्बेट यूपी में ही आता था, तो ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर थे, तो ये उसको देखने के लिए गए। तो एक खेत था, तो वो जू कीपर ने बोला कि साहब यहाँ आइए, यहाँ से D2 बैठा हुआ आपको दिख जाएगा, पर थोड़ा संभल कर रहिए क्योंकि वो तो आपकी आँख देखेगा, सर देखेगा तो पिंजड़े की तरफ कूदता है। तो इन्होंने आँख लगा के देखा तो ठीक उसकी आई से आई इनका कांटेक्ट हुआ, और उसकी आँख पीली जो चमकी, और उसके बाद जो घुर्रा के पिंजड़े पे आके उसने पंजा मारा है। ये पीछे कह रहे थे कि जाड़ा था, मेरे को पसीने आ गए सेकेंडों में, तो मैंने फिर दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। फिर क्या हुआ कि यहाँ बहुत आवाज़ करता था। आप लखनऊ जू जाएंगे, एक बाड़ा जहाँ उसको रखा गया था उसकी ठीक पीछे लोकेलिटी जिसको बोलते हैं नरही, तो नरही के लोग कहते थे कि ये बहुत ज़्यादा दहाड़ रहा है,
और रात को भी दिन को भी उसका गुस्सा इतना रहता था कि वो जो बाड़े में बंद रखा था कैप्टिविटी में, वहाँ से वो दौड़ता था। और वहाँ का जो कीपर था वो कहता है कि साहब इतना बदमाश टाइगर हमने नहीं देखा, कि ये चुप ही नहीं होता है। यानी उसको जब आपने कैद खाने में बंद कर दिया तो उसका गुस्सा जो था वो अपार निकलता गया। और वो ढीटू की वजह से पूरा जो है एनवायरनमेंट जो शांत रहता था वो हल्ला होने लगा। तो जू अथॉरिटीज़ ने ये डिसाइड किया कि क्या करें, इसको यहाँ रखेंगे तो लोग बवाल कर रहे हैं। खाना नहीं खा रहा था वो। क्यों? क्योंकि वो उसकी आदत थी या तो मार के खाता था या जिंदा जानवर को मारता था। उसको जब मरा हुआ मांस देना चालू किया, भैंस का जो भी होता है, तो उसने खाने से इनकार कर दिया। तब ये हुआ कि किसी तरह इसको जो है यहाँ नहीं, कानपुर में एक बहुत बड़ा बाड़ा था, उसमें उसको ट्रांसफ़र करेंगे। तो फिर जू अथॉरिटी ने एक आइडिया लगाया जिसमें एक नीलगाय का बच्चा जिंदा छोड़ा गया उसके लिए। जब जिंदा छोड़ा गया तो उसने फिर उसको मारा और तब खाया उसने। 2 या 3 दिन के बाद पहली बार खाया। उसके खाने के बाद फिर उसको जो है वहाँ से कानपुर जू जो है ट्रांसफ़र करा गया। और रास्ते में वो घुराता ही रहा था। कानपुर जू जब पहुँच गया तो उसने जब उसको फिर से जो खाने के लिए बाड़ा रहा, बहुत बड़ा बाड़ा था, उसमें उसको डाल दिया और अपने पंजों को, कांस्टेंट पंजों को लाके बार पे जो आयरन बार था उसमें मारता था। तो ये अथॉरिटीज़ को ये डर लगा कि ये इतना गुस्सैल टाइगर है कि कहीं अपने पंजे को ना तोड़ दे तो गड़बड़ हो जाएगी। बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था। तब फिर जो उस समय चीफ कंजर्वेटर थे उन्होंने यही तय किया कि ये खाना नहीं खाएगा तो इसको जो है लाइव बेट देना पड़ेगा, यानी जिंदा कोई शिकार। बट तब तक कुछ पेपर के थ्रू बात लीक हो गई कि इसको जो है जिंदा शिकार दिया जा रहा है, जो कि शायद वो जो भी लॉज होंगे जू के उसके खिलाफ था। तो उसके डर के मारे इसको जब दिया गया तब तक तो ये मारता था, खाता था। यानी उसकी आदत थी कि वो मारेगा तो खाएगा। यानी फेंकी हुई चीज़, जो मरी हुई चीज़ आती थी वो नहीं खाता था, क्योंकि जंगल में वो ऐसे ही करता होगा, या अपना शिकार करता होगा फिर खाता होगा। और जब लखनऊ में उसको एक लाइव बेट दी गई तब उसने खाया। जब उसको मीट दिया जाता था चंक्स बड़े बड़े तो वो नहीं खाता था, यानी मरी हुई चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। और इतना विशालकाय था वो, और प्लस उसका जो रूप था, रौद्र रूप और गुस्सा था ना, जू के जो कीपर्स थे वो तक डरते थे, जबकि वो बाड़े के अंदर था। तो आप क्या यकीन कर सकते हैं कि ढीटू जब जंगल में रहा होगा, जब किसी जानवर पे अटैक करता होगा, या जिस भी इंसान को इसने मारा था, है ना, डेविड हंट से लेके जो भी और इंसान इसने मारे हैं जिसकी वजह से वो मैन ईटर डिक्लेयर हुआ होगा, जब उनको अटैक करता होगा तो कितना खतरनाक मंजर होता होगा, किस बेरहमी से मारता होगा। तो अब ये हुआ कि ढीटू क्या कर सकते हैं, आप इसको कैसे कर सकते हैं। धीरे धीरे कानपुर में वो थोड़ा थोड़ा शांत हुआ। मेरे ख्याल जो नया एनवायरनमेंट उसको मिला था वो उसको सूट किया। तो जू अथॉरिटी ने यह तय किया कि इसको शांत करने के लिए किसी शेरनी को इसको इसके अंदर बाड़े में डालना पड़ेगा, ताकि वो उसके साथ मेट करे और थोड़ा इसका टेम्परामेंट जो गुस्से का है बदले। पर अथॉरिटीज़ को ये भी डर लग रहा था कि जिस हिसाब का ये गुस्सा दिखा रहा है, कहीं इसने शेरनी को दबोच दिया और नुकसान कर दिया, तब क्या होगा कि ये हमारा डिसीजन लोग बोलेंगे गलत हो गया। हो भी सकता था, पर शायद एक शेरनी थी सुंदरी, बड़ी सुंदर टाइग्रेस थी, उसका नाम था सुंदरी। बड़ी हिम्मत करके जू अथॉरिटीज़ ने उसको शेरों के बाड़े में डाला और शेरू शुरू में आया तो जो ये लोग एकदम ऑब्जर्वेशन में थे कि क्या कैसे रिएक्ट करेगा उसको देख के। बट फीमेल होती है, मेल और फीमेल जब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं, तो शेरू ने भी, ढीटू ने भी उसको एक्सेप्ट किया। और बाद में जाके ढीटू के सुंदरी से 2 बच्चे भी हुए।
और यानी जो D2 का गुस्सैल जीन्स था वो 2 बच्चों में ट्रांसफ़र हुआ, बट वो बच्चे कैप्टिविटी में पैदा हुए थे, जंगल में नहीं होंगे। पर D2 के जो बच्चे जंगल में हुए होंगे किसी भी शेरनी द्वारा, उनके अंदर भी वही जीन्स ट्रांसफ़र हुआ होगा। और अगर 10% का भी D2 का टेम्परामेंट जो था वो जीन्स किसी भी बच्चे को मिल गया हो, तो बाद में एक जाके टाइगर था जो D2 का बच्चा था, वो भी मैनिटर हुआ था। तो मैं आपको एक सबूत भी दे रहा हूँ, कॉर्बेट में एक बच्चा था जो D2 का था, वो भी मैनिटर हुआ था। बड़ी अनफॉर्चुनेट उसकी डेथ हुई थी कि उसकी बॉडी तक नहीं मिली बाद में, जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसको कॉर्बेट में सर्चिंग चालू करी, उसको मैनिटर डिक्लेयर होने के बाद, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, कुछ अभी आ जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा। और सस्पेक्ट करते हैं कि पोचर्स ने उसकी बॉडी जो है मार के गायब कर दी थी। वो ऐसा टाइम था कि जंगल के अंदर कॉर्बेट में तब कुछ गांव बसे हुए थे, तो यही था कि ये या जो प्रोफेशनल पोचर्स होते हैं वो आए होंगे और उसको फिर मार दिया होगा। और इधर फिर D2 थोड़ा सा शांत हो गया था। बट इस तरह के टाइगर्स कैप्टिविटी में ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। मेरा तो अपना पर्सनली यही मानना है कि अगर वो उसका जो है इतना ज़्यादा एग्रेसिव नेचर था, तो वो इस बाड़े के अंदर ज़्यादा दिन तो उसकी लाइफ नहीं रह सकती है। और ठीक ऐसे ही हुआ। थोड़े टाइम तो वो कानपुर में ठीक रहा, फिर पता नहीं उसको कोई इन्फेक्शन हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। बट कानपुर और लखनऊ के जो जू अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने यही बोला था कि इतना एग्रेसिव, इतना पावरफुल, और जिस टाइगर की दहाड़। मेरा घर जू से करीब 3 किलोमीटर दूर था, तो लायन की तो आवाज़ अर्ली मॉर्निंग आती थी। मैं अर्ली मॉर्निंग ही उठता हूँ, आज भी क्या है 5:30 का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग ही उठता था। क्या मालूम किसी टाइगर की आवाज़ जो आती थी वो D2 की आई हो, क्योंकि वो बहुत दहाड़ता ही रहता था, गुस्से में एकदम दहाड़ता था। बहरहाल D2 का अंत हो गया कानपुर जू में। फिर उसको जो भी इनकी जो राइट्स होती हैं उसके हिसाब से उसको दफनाया गया। बट इतना फेमस टाइगर, चाहे वो जब जिंदे में था कॉर्बेट में, और फिर उसके मरने के बाद जो टेरर दो जू में, लखनऊ के जू में और कानपुर के जू में, उसका जो टेरर था। कहते हैं ना, कभी कभी वो जो देखने वाले कानपुर में आते थे, जब उसको बाड़े में डाला गया था शुरू में, तो नाम तो हो गया था, पेपर कवर भी करता था D2 के गुस्से के बारे में, तो लोग जो देखने आते थे वो जो बाड़े की तरफ लपकता था उनको देख के, ये सब पीछे भाग जाते थे मारे डर के। जबकि आप मालूम है कि वो केज के अंदर है। तो आप समझ लीजिए कि जंगल के अंदर जो उसको फेस किया होगा, चाहे आप डेविड हंट की बात करें, चाहे नेपाली लेबर की बात करें, या जिस भी इंसान ने इसको देखा होगा और ये अटैकिंग मोड में होगा, उसका कितना बड़ा खौफ होगा। तो जिसने भी ये क्वेश्चन किया था कि ज़रा D2 के बारे में कुछ अलग बताइए, ये मैं अलग भी बता रहा हूँ। मेरे बाकी D2 1, 2, 3 में देखेंगे तो D2 की स्टोरी है, वो कैसे कुछ जो एक्सपर्ट का वहाँ के जंगल के थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कभी भी मैनिटर हो सकता है। जो हुआ सच्चाई में वो बदला, मैनिटर हुआ, और बहुत ही डेंजरस मैनिटर हुआ। तो उम्मीद करता हूँ ये जो स्टोरी D2 की डाली है, D2 आफ्टर इस कैप्टिविटी कितना खतरनाक था। कैसे जब उसको जंगल में कैद किया गया, ट्रैप करके, ट्रैप डोर बंद हो गया, ट्रैप डोर को ऊपर फेंकने लगा, फिर जो चढ़ा ऊपर ट्रैप डोर को नीचे प्रेस करने के लिए उस पर पंजे मारने लगा, फिर जीप की सीट डाली गई, फिर इसको कैप्चर करके और ट्रैंकुलाइज करके लखनऊ भेजा गया। लखनऊ में जिन जिन लोगों ने इसको देखा, हिम्मत नहीं होती थी, जो शुरू में तो उसको अंधकार में रखा गया एकदम कैप्टिविटी में, बट जो जानने वाले थे वो अगर वो झांकते भी थे तो मारे डर के पीछे भाग जाते थे। ऐसा लगता था कि ये जंगला फाड़ के भी बाहर आ जाएगा। तो इस तरह के टाइगर्स बहुत रेयर होते हैं। कैप्टिविटी में आने के बाद शुरू में गुस्सा करते हैं बट फिर शांत हो जाते हैं। बट D2 का जो गुस्सा था बहुत दिनों तक चलता रहा।
कैप्टिविटी में भी। तो ये बड़ा रेयर फिनोमिना है जो टाइगर ही कर सकता है। टाइगर एक ऐसा जानवर है, अभी आपने सुना कि बिजरानी में दौड़ा दौड़ा के हाथी को 2-3 दिन इतना परेशान हुआ कि हाथी जो है एग्जॉस्ट होकर उसकी डेथ हो गई बिजरानी जोन में। ऐसे कई केसेस जंगलों में हुए हैं। जिस चीज़ को यकीन मानना आप, मेरे को तो इम्पॉसिबल लगता है कि टाइगर दौड़ा दौड़ा के कितना दौड़ाया होगा कि टाइगर हाथी परेशान होकर उसकी डेथ हो गई, एग्जॉस्ट हो गया। ऐसे टाइगर्स के बहुत किस्से, वो किसी से नहीं डरते। अपने से 4 गुना 3 गुना बड़ा कोई जानवर होगा, अगर अटैक करना होगा तो फिर अटैक करेगा, चाहे वो मर जाए। इसीलिए वो जंगल का किंग माना जाता है। और ढीटू तो समझ लीजिए एम्परर था बिल्कुल, जिसको बोलते हैं। तो उसका रूप, सुंदरता, सब कुछ, साइज, रौबीलापन, गुस्सा, ताकत, ये सब और टाइगर से उसको उस लीग से अलग कर देता है। तो जिन लोगों ने 80s में कॉर्बेट का सफारीज की है, ढीटू को देखा है, वो समझ रहे थे कि वो डरने वाला टाइगर तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जीप के बहुत नज़दीक आता था, हाथियों के बहुत नज़दीक आता था। जो रेगुलर जाने वाले हाथी थे वो ढीटू को देख के जंगल में बितकते थे कि ये डेंजरस है, किसी दिन छलांग ना मार दे हमारे ऊपर। तो ऐसे बहुत रेयर टाइगर्स होते हैं और ढीटू उनमें से एक है। ऐसे मैंने सुने हैं कि और भी टाइगर्स हैं, जैसे बांधवगढ़ में चार्जर था, तो इस तरह के और भी हैं। उसका नाम इसीलिए चार्ज, क्योंकि वो चार्ज करता था। ऐसे और भी टाइगर्स हैं, साउथ में भी हैं, रणथंभौर में भी हैं। बट मैं ये जिनकी जो स्टोरी पूरी जानता हूँ वो मैंने डाला है कि जंगल के अंदर तो शेर खतरनाक होता ही है, कैप्टिविटी के बाद कितना डेंजरस और कितना रौबीला होगा कि लोग और जो डेली काम करने वाले जू के लोग हैं वो उससे घबराते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जिसका भी ये क्वेश्चन होगा उसका आंसर उसको मिल गया होगा। और मैंने इस बात को, मेरा जो चौथा वीडियो है ढीटू के ऊपर, उसमें मेंशन भी किया है। तो ये आज मैं ऑलमोस्ट थोड़ा सा और चेंज करके रिपीट कर रहा हूँ। और बहुत सी चीज़ें मैंने पहले भी बोली थी कि हमारे आज के टाइम पे इतना ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है। उसका यही कारण है, सब अगर एक शब्द में मैं उसको ख़त्म करूं, कि इंसानों ने जंगलों के इर्द गिर्द अपना बसेरा बहुत ज़्यादा बनाना चालू कर दिया है, जिसकी वजह से जानवर जो है डिस्टर्ब होने लगे हैं। और टाइगर जैसा एग्रेसिव जानवर अगर डिस्टर्ब होता है तो उसका आउटकम बहुत ख़तरनाक होता है, बहुत किलिंग्स हो जाती है। मैं एक डेटा भी दूंगा आपको आगे चल के कि एक साल में कितनी ह्यूमन डेथ्स होती हैं टाइगर अटैक की वजह से। उसका महीने का एवरेज लगाएंगे तो कम से कम 9 से 10 हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर 9 से 10 ह्यूमन डेथ्स ऑलमोस्ट होती हैं ऑन एन एवरेज। किसी महीना कम, किसी में ज़्यादा। तो साल का एवरेज लगा दीजिए, 12 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतनी ह्यूमन डेथ्स तो मिनिमम होती है। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो ढीटू की कैप्टिविटी होने से और उसके बाद तक की जो स्टोरी आप लोग को पसंद आई है तो आप इस कहानी को शेयर करिए और लोगों तक शेयर करिए, ताकि पता लगे कि हमारे जंगल्स के अंदर कितने ज़बरदस्त टाइगर्स होते थे, जिनका फेयर खाली जंगल में नहीं, जंगल के बाद जब वो कैप्टिविटी में आ गए थे तब तक उनका फियर बरकरार रहा था। और इस तरह के टाइगर, जैसे मैं बोल चुका हूँ, कैप्टिविटी में ज़्यादा दिन सरवाइव नहीं करते हैं। वैसे ढीटू की भी डेथ हो गई, अगर वो ओपन जंगल में होता तो हो सकता बहुत साल और जीता, बट एनीहाउ ऐसा हुआ नहीं। और उम्मीद करते हैं इस स्टोरी को अपना प्यार देंगे। एक सच्ची कहानी है। कॉर्बेट बहुत से लोग जाते हैं, कॉर्बेट पे आप जाएंगे, ढीटू का नाम लेंगे, सब जानते हैं, डिकाला की तरफ, कि ननौली की तरफ आप नाम लेंगे, वो टेरर था उससे। उस हिसाब से तो उसने इंसान बहुत कम मारे थे। ठीक है, तो आप लोग जो है हेल्दी रहिए, यही उम्मीद करता हूँ, और तगड़े से रहिए ढीटू की तरह। थैंक यू।